सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश। जयपुर में दो कॉलेज हैं, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस हिंदी मीडियम का कॉलेज है और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है। मैं उन दोनों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उन्हीं का डायरेक्टर हूं। और परिष्कार कॉलेज की एक खास पहल है जो आपके काम की है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो, अभी क्या हुआ, कोरोना की वजह से हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ परीक्षाएं अभी बाकी हैं, अभी हुई नहीं है। कुछ तो आप दे चुके, लेकिन कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। और वे बाकी कौन कौन सी हैं? और निश्चित रूप से कुछ, ये जो कोरोना लॉकडाउन है खत्म होने वाला है, और खत्म होने के बाद में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं वे होंगी और आप उनकी अभी तैयारी कीजिए। आप तैयारी करेंगे इन्हीं दिनों तो निश्चित रूप से काफी समय मिल गया है और अभी और समय है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इन खासतौर से इन पेपर्स में। देखो कौन कौन सी परीक्षाएं बाकी हैं आपकी। अभी जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, +2 के 12वीं के, उनकी बात है, उनका गणित का बहुत महत्वपूर्ण विषय का पेपर बाकी है। अभी मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है। और जो आर्ट्स वर्ग के बच्चे, उनका भूगोल जो बहुत ही पॉपुलर कॉमन सब्जेक्ट है, और जो आर्ट्स वाले बच्चे फिर आगे के बीए में भी इस सब्जेक्ट को लेते हैं, तो भूगोल बाकी है। और उनका हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों भी बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर ये भी आपको बाकी है। तो देखिए, आपकी गणित बाकी है, भूगोल बाकी है, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर बाकी है। हमने ये कोशिश की है कि हम आपको इनके बारे में कुछ अलग से कुछ लेक्चर्स तैयार करें, और वो तैयार कर लिए, हमारे परिष्कार कॉलेज की फैकल्टी ने तैयार किए हैं और आप तक वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ये हमारा पहला कॉलेज है मित्रों, और ये हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। ये शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर में है, और इसमें जो कोर्सेज चलते हैं वो कोर्सेज चलते हैं बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम और एमएससी, सभी सब्जेक्ट्स में एमएससी, ये कोर्सेज हमारे चलते हैं। लेकिन खास जो इस कॉलेज की खूबी है वो ये है कि यहां कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी होती है, और ये पिछले 12 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। 12 वर्ष से कॉलेज कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी कर रहा है। और तैयारी किस किस की? आईएएस की, आरएस की, एसएससी, एनडीए, बैंक, एलडीसी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, पटवार, कांस्टेबल, इनकी तैयारी होती है। और ये तैयारी रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलती है फ्री, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, इसी प्रकार से जनरल स्टडीज, इन अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। और ये सब कहीं न कहीं सब परीक्षाओं में काम में आते हैं। मित्रों, जो दूसरा कॉलेज है वह है परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज। ये जो इंटरनेशनल कॉलेज है मित्रों, ये इंग्लिश मीडियम का है, और ये विजय पथ मानसरोवर में ही, इसी कॉलेज से, हिंदी मीडियम के कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर विजय पथ पर मानसरोवर जयपुर में ये दूसरा कॉलेज है। बस इसमें केवल 3 कोर्सेज चलते हैं इंग्लिश मीडियम के, या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, और इसलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं। तो इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम ये तो कराते हैं सब, दोनों कॉलेजेस राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम कंपटीशन की वही फ्री तैयारी कराते हैं। और ये तैयारी भी आईएएस, आरएस, एसएससी, एनडीए, बैंक, ये सब के सारे कंपटीशन हिंदी मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं। और इसीलिए हमारे इन पदों पर हमारे खूब सिलेक्शंस होते हैं। हमने इस कॉलेज ने सोचा, क्योंकि हमारे पास में स्टूडियो है और हमारे पास ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो इन सारी सुविधाओं की वजह से हमने सोचा कि आप काफी गैप हो गया है पढ़े हुए। आपने सोचिए कि जनवरी फरवरी में आपने पढ़ा होगा, और अब ये अप्रैल समाप्त हो रहा है, मई में जाकर के, और आपके पता नहीं मई में या जून में एग्जाम होगा, बीच में काफी गैप होगा, बहुत सा पढ़ा हुआ धुल गया होगा। इसलिए आपके उस पढ़ाई को रिफ्रेश करने के लिए हमने देखो फिर से इन सब्जेक्ट्स पर
आपके लेक्चर तैयार किए हैं और वो लेक्चर्स आपके पास हैं। साइंस वाले बच्चे गणित को पढ़ सकते हैं, गणित इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और गणित में बिल्कुल बहुत ही शानदार लेक्चर्स अंकिता जी के द्वारा तैयार किए गए। इसी प्रकार से भूगोल और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, इन पे भी ये कला वर्ग के बच्चों के लिए हमने तैयार किए। मित्रों देखो, हमारी गणित के लिए अंकिता शर्मा, और इन्होंने गणित का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है और हमने ये कोशिश की है कि जो परीक्षा आपके आने वाली है वो प्रश्न आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र में मिल जाएं। और इसलिए जो बच्चा इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरेगा निश्चित रूप से अपने उस पेपर में बहुत अच्छा कर पाएगा, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए आप इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरिए, हमारे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से कला वर्ग के लिए जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो इंग्लिश में रितु चौधरी जी ने तैयार किए हैं और वो पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन, कैसे पोइट्री को समझ करके कैसे समझना, उस पर प्रश्न आते हैं। इसलिए पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उस डिफिकल्ट टॉपिक को भी रितु जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो आपको मदद करेगी। ऐसे ही कला वर्ग में भूगोल के लिए डॉक्टर मनोज कुमार सैनी, मनोज कुमार सैनी जी ने ये भूगोल के बहुत अच्छे टीचर हैं और इन्होंने भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र हल किया है। खासतौर से पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते रहे हैं उनको ध्यान में रख करके मॉडल प्रश्न पत्र इसका भी प्रस्तुत किया है। और कला वर्ग के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर किरण शर्मा ने उन्होंने आधुनिक काल के 2 लेक्चर तैयार किए। आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी ऑप्शनल के बच्चों के लिए, और उन्होंने 2 तैयार किए। और एक खुद मेरा भी एक लेक्चर है जो गुण, दोष, अलंकार और छंद पर है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। ये चारों बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और आप अगर मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, हमें चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे काफी कुछ समझ में आ जाएगा, 50, 60, 70% समझ में आएगा। दोबारा पढ़ेंगे 90-95% आ जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपने साथियों को शेयर करें, आप न कुल खुद के लिए बल्कि अपने और दोस्तों को भी आप शेयर करें, उनको बताएं कि वो इन लेक्चर्स को देखें। और अगर कोई कठिनाई होती है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इसको लेकर के, तो प्लीज ये हमारे फोन नंबर है, आप इन फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपको संबंधित टीचर से इसका स्पष्टीकरण करवा सकते हैं। या आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के आधार पर फिर से हम लोग कोई वीडियो तैयार करके और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस हमारी इच्छा है आपके रिजल्ट अच्छे हो मित्रों, और हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। हम होंगे कामयाब, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेंगे और कामयाब होंगे। आप इनको देखिए। बहुत मंगल कामनाएं प्यारे बच्चों। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 12वीं क्लास के जो आरबीएससी का पेपर है जो भूगोल का, उसका तीसरा और अंतिम भाग देख रहे हैं। साथियों, हम लोगों ने 20 शब्द वाले क्वेश्चंस के आंसर, 50 या 60 शब्द में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर और 100 शब्द में आने वाले क्वेश्चन के आंसर देख लिए थे। आज हमारा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है जो 250 शब्दों में बड़ा क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अथवा भी दिए हुए रहते हैं। तो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर जो है, अथवा में 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं हमारे पास। 28वां क्वेश्चन सिंगल होता है, 29वां और 30वें क्वेश्चन में सामान्यतया 2-2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक हमें करना होता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। हम तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पाइपलाइन परिवहन के जाल एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो साथियों, अब इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो सबसे पहले पाइपलाइन परिवहन जल आपूर्ति का काफी पुराना साधन है, यानी प्राचीन काल से ही हम पाइपलाइनों के द्वारा पानी तो पहुंचाते रहे हैं। वर्तमान में हम देखें कि पाइपलाइन किस वस्तु को, किस पदार्थ को जो है परिवहन किया जा सकता है पाइपलाइन के माध्यम से। तो वर्तमान में पाइपलाइन से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत ठोस खनिज पदार्थों का परिवहन आसानी से हो सकता है। इसके अंदर खास बात क्या है कि पाइपलाइन का मुख्य महत्व क्या है उसको हम देखें तो उसको हम देखते हैं कि पाइपलाइन की स्थापना में लागत जो है कम आती है। रोड बनाएं, रेलवे बनाएं या हवाई अड्डे बनाएं, उनसे कम लागत, या बंदरगाह बनाएं, उनसे कम लागत पाइपलाइन के अंदर बिछाने में आती है। दूसरी बात यह है कि सस्ता परिवहन का साधन है। एक बार बिछा दिया,
सैकड़ों सालों तक ये चल सकता है यदि पाइप की क्वालिटी अच्छी है, पाइप गलता सड़ता नहीं हो तो। इसके बाद सुगम परिवहन का साधन है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। बस जो पंपिंग स्टेशन होते हैं, जो भी पदार्थ है उसको आगे धक्का देने वाले जो स्टेशन होते हैं, उनकी मोटरें हमको समय समय पर रिपेयर करनी होती है। उसके बाद देखें कि उबड़ खाबड़ मार्ग, कैसे भी मार्ग हों, नदियां हों, उनके ऊपर आराम से छोटे छोटे पिलर बना करके आराम से हम लोग इसका परिवहन करने के लिए पाइपलाइन आराम से बिछा सकते हैं। ऊर्जा की बचत इसमें बहुत अधिक होती है, पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है। एक बस जाती है, एक ट्रक जाता है या एक रेल जाती है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, जबकि इसके अंदर ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, समय की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। ये खास बात है कि ऐसे हमारे साधनों का हमको उपयोग करना ही चाहिए जिनमें प्रदूषण कम से कम हो। इसमें प्रदूषण सबसे कम होता है परिवहन के अंदर। इसके साथ हम देखें कि सुनिश्चित आपूर्ति होती है, जितना भेजा है कोई चीजत इसके अंदर नहीं होती है। बस एक हमको ध्यान रखना है कि चोरी नहीं हो रही हो इसमें, क्योंकि कई लोग पाइपलाइन में छेद करके और वाल्व लगा करके और पेट्रोलियम और तेल की चोरी करते पकड़े जाते हैं। तो यही एक इसका ड्रॉबैक है कि इसमें से चोरी ना हो। इसके बाद देखें कि यह समुद्री जल के अंदर भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। एक बार हमने समुद्री जल के अंदर पाइपलाइन बिछा दी, उसके बाद लगातार हम लोग कई सालों तक, कई दशकों तक और कई शताब्दियों तक इसमें पाइपलाइन से आराम से वस्तु का परिवहन कर सकते हैं। और मार्गों में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं और जो अन्य जो परेशानियां आती है रोड में, रेलवे में, वो परेशानियां पाइपलाइन के अंतर्गत नहीं आती है। केवल एक बार बिछाने के अंदर हमको थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, उसके बाद कई सालों तक जब तक पाइपलाइन सही सलामत है, पंपिंग स्टेशन सही सलामत है, तब तक हमारे को कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन की प्रारंभिक लागत जो है वो अधिक होती है उस संदर्भ में कि पाइपलाइन जो है एक बार लागत आ गई खुद पाइपलाइन की, बस उसके बाद फिर लागत नहीं आती। तो स्टार्टिंग में लगता है कि पाइपलाइन की इतनी लागत लगा रहे हैं, लेकिन रोड को देखें, तुलना करें रोड से, तुलना करें रेलवे लाइन से, तो कम है। तो ये लगता है, लेकिन परिवहन के अंदर फिर न्यूनतम लागत इसकी आती है। तो वाहनों से होने वाली देरी और तकनीकी खराबी जैसी प्रॉब्लम्स इसके अंदर नहीं होती हैं। जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का परिवहन तो होता ही है, साथ में कुछ ठोस पदार्थों जैसे कोयला, लोहा, जस्ता और सीसा, इनके लिए भी पाइपलाइनें भारत के अंदर बिछाई गई हैं। अब इसके अंदर देखें, एक एक पाइपलाइन करके आपको विशेष ध्यान देना है मित्रों कि इसके अंदर भारत का आउटलाइन मैप हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बनाने की। ग्रिड सिस्टम से आप उसको मैप में बना सकते हैं और हमको जो जो पाइपलाइन मुख्य हैं उनको लाइन बना करके उनके मुख्य स्टेशन लिख करके, जो प्रारंभिक और अंतिम तो लिखने ही है, बीच वाले भी जितने याद रह जाएं आपको वो भी हमको लिखने हैं। तो भारत के अंदर सबसे पहली जो पाइपलाइन थी वो बिछाई गई, जो असम का नहर कटिया है यहां से लेकर के और बरौनी तक का जो क्षेत्र है, यहां पर बिहार और पश्चिमी बंगाल से होते हुए अब वर्तमान के अंदर बीना तक इसको विस्तार कर दिया गया है और पश्चिमी बंगाल के अंदर इधर हल्दिया तक भी इसका विस्तार कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो पाइपलाइन है ये कच्चा तेल और इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन भी बिछा रखी है। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से ये देखिए इसके अंदर नूनमती और नहर कटिया जो क्षेत्र है यहां तक की जो पाइपलाइन है वो है 443 किलोमीटर और नूनमती से बरौनी तक की जो पाइपलाइन है, नूनमती कहां है? गुवाहाटी के अंदर ही एक छोटा स्टेशन है जहां रिफाइनरी और वो पंपिंग स्टेशन है। तो नहर कटिया से नूनमती 443 किलोमीटर और फिर यहां पे नूनमती से लेकर बरौनी तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर 724 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर के भारत के अंदर सबसे पहली पाइपलाइन 1167 किलोमीटर की ये बिछाई गई है। तो इसको विस्तार करके वर्तमान में कहां तक पहुंचा दिया? बीना तक पहुंचा दिया है। इधर कानपुर होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए जो है बीना तक इसको पहुंचा दिया गया है और इधर हल्दिया को भी इससे जोड़ दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी पहली पाइपलाइन थी। दूसरी पाइपलाइन, गुजरात के अंदर पाइपलाइनों का एक समूह है। इसके अंदर देखिए कहां पर कौन कौन सी पाइपलाइन है। अंकलेश्वर से कोयली, तो अंकलेश्वर से लेकर के कोयली, अंकलेश्वर कहां पर है? अंकलेश्वर ये रहा, और यहां से लेकर कोयली तक एक पाइपलाइन अलग बिछा रखी हमने। फिर उसके अंदर कलोल से लेकर जो है साबरमती जो क्षेत्र है वहां तक पाइपलाइन बिछा रखी है। तो कलोल इसके जस्ट ऊपर है, कोयली के ऊपर, और यहां से लेकर साबरमती, अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती क्षेत्र है वहां तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है। इसके बाद इसके अंदर जो 9 गांव है ये, तो 9 गांव से लेकर कलोल को और कोयली तक,
तो ये देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर नवगांव क्षेत्र है, नवगांव से लेकर जो है इसके अंदर कलोल और कलोल से लेकर कोयली तक का जो क्षेत्र है, वहां तक ये पाइपलाइन विभिन्न रिफाइनरियों को जोड़ती है। तो इस तरीके से यहां पर एक पाइपलाइन बिछी हुई है। अब आगे देखें हम, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, गैस पाइपलाइन कौन कौन सी है यहां पर। तो गैस पाइपलाइन जो है कैम्बे से धुवरन तक का जो क्षेत्र है वहां पर यह आती है। तो कैम्बे इस क्षेत्र के अंदर है और धुवरन आंतरिक भाग के अंदर स्थित एक क्षेत्र है जहां पर क्रूड ऑयल और साफ तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है। इसके बाद देखें अंकलेश्वर से बड़ौदा तक। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, अंकलेश्वर और बड़ौदा इस क्षेत्र के अंदर है, जस्ट कोयली से उत्तर पूर्व में। तो यहां से लेकर बड़ौदा तक की एक पाइपलाइन यहां पर बिछा रखी है। इसी तरीके से कोयली से लेकर अहमदाबाद, तो कोयली से लेकर ऊपर अहमदाबाद है गांधीनगर के पास में, तो यहां से लेकर अहमदाबाद तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है। तो गुजरात के अंदर पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है जो कि राज्य की पाइपलाइन है ज्यादातर। अब इसके बाद गुजरात से लेकर के और बीजेपुर और जगदीशपुर तक की पाइपलाइन और लोनी तक की पाइपलाइन जो आगे जाकर के भटिंडा तक हमने बिछा दिया है और अमृतसर भी हम लोग ले गए, वो पाइपलाइन में भी हम देखते हैं। तो आइए इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले अब मुंबई हाई से लेकर अंकलेश्वर तक की जो पाइपलाइन है, मुंबई हाई जो है समुद्र के अंदर, छिछले समुद्र के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाकर, आरसीसी का प्लेटफॉर्म बनाकर, और समुद्र में पाए जाने वाला जो पेट्रोलियम है समुद्री चट्टानों के अंदर वो हम निकालते हैं। तो यहां से लेकर मुंबई पहले आते हैं और मुंबई से लेकर ये जो पाइपलाइन है वो अंकलेश्वर, गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उत्पादन का भी केंद्र है, वहां तक इस पाइपलाइन को जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये पाइपलाइन दोनों ही हैं, प्राकृतिक गैस और तेल दोनों ही परिवहन किया जाता है। तो दो पाइपलाइन इसके में अंदर बिछा रखी है। अब देखिए भारत की जो नवीन पाइपलाइन है वो है अपने सांचौर क्षेत्र के अंदर, जो बाड़मेर और जालोर का जो सांचौर क्षेत्र है, वहां मंगला एक पेट्रोलियम कूप है जो केयंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजा गया है और यहां से उत्पादन करके हम लोग जो कच्छ की खाड़ी के अंदर जामनगर से आगे सलाया क्षेत्र है वहां तक की पाइपलाइन बिछा चुके हैं। हालांकि ये पेट्रोलियम गाढ़ा है, इसको गर्म करके और पाइपलाइन में बहाया जाता है। तो यहां सलाया से लेकर के और ये जो पाइपलाइन है वो 670 किलोमीटर टोटल लंबी है। तो इसके अंदर साथियों ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में 154 किलोमीटर है, बाकी की पाइपलाइन गुजरात के अंदर इसमें स्थित है। तो ये भोगत जामनगर होते हुए सलाया तक जाती है। तो इस तरीके से ये पाइपलाइन हमारे राजस्थान के क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, उसको परिवहन करती है सलाया तक, बंदरगाह तक, और यहां से फिर पाइपलाइन रिफाइनरियों के अंदर चली जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए साथियों, सलाया से कोयली और मथुरा तक की जो पाइपलाइन है ये 1256 किलोमीटर लंबी है, कच्चे तेल की पाइपलाइन है। ये सलाया से मथुरा तक कच्चा तेल जाता है मथुरा रिफाइनरी के अंदर। तो यहां पे देखें, जहां पर मंगला वाली पाइपलाइन खत्म होती थी, यहीं से मथुरा तक, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा है, यहां पर रिफाइनरी स्थापित की हुई है। यहां तक 1256 किलोमीटर कच्चा पेट्रोल जो है हम लोग परिवहन करते हैं, इसको बहाते हैं इसके अंदर। और फिर आप देखें कि मथुरा के बाद में ये पाइपलाइन जालंधर तक चली गई है, यानी मथुरा से जालंधर तक चली गई है पंजाब में। इसमें रिफाइनरी का साफ तेल जालंधर तक हम लोग भेजते हैं दिल्ली होते हुए और उधर से। तो इस तरीके से यहां पर साफ तेल का परिवहन भी इससे आगे होता है। इसी पाइपलाइन से कोटा राजस्थान को भी पेट्रोलियम की आपूर्ति की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है हजीरा बीजेपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, ये गैस पाइपलाइन है। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, हजीरा ये गुजरात के अंदर स्थित एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स क्षेत्र है। तो यहां से पाइपलाइन जो है बीजेपुर, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर है पेट्रोलियम का, वहां पर, और फिर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है। तो ये पाइपलाइन जो है वो कारखानों को क्या क्या दे रही है, इसके अंदर देखें हम, तो ये गैस की आपूर्ति करती है उत्तर प्रदेश में 4 कारखानों को, मध्य प्रदेश में 1 और राजस्थान में 1 उर्वरक कारखानों को गैस की आपूर्ति करती है, जिसके कारण नाइट्रोजन यानी यूरिया उर्वरक हम लोग इसी गैस से माध्यम से ऊर्जा भी लेते हैं और उर्वरक भी बनाते हैं। इसके साथ साथ देखें दोस्तों, तो इन कारखानों को गैस आपूर्ति के साथ साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर औरैया जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में औरैया, राजस्थान में अंता और गुजरात के अंदर कावस क्षेत्र, इन 3 विद्युत उत्पादन केंद्र, जो ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है, उनको भी नेफ्ता गैस की आपूर्ति इस पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। तो यह पाइपलाइन बहुत बड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी है।
तो इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, एलपीजी गैस लगभग प्रतिदिन 5 लाख सिलेंडरों की जितनी गैस की परिवहन इससे किया जाता है। और ये गुजरात में जामनगर से लेकर, जो जामनगर रिफाइनरी क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र है, यहां पे बहुत सारी कंपनियों की रिफाइनरियां लगी हुई है। तो ये देखिए कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक शहर है, यहां से कोयली और कोयली से होकर के लोनी तक, जो दिल्ली के पास में लोनी क्षेत्र है, यहां तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है। अब ये जो पाइपलाइन है वो राजस्थान के अंदर देखिए अजमेर और जयपुर दोनों को ही जो है गैस पाइप की आपूर्ति करती है। इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भी गैस की आपूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कांडला से भटिंडा तक की जो पाइपलाइन है उसको देखें तो कांडला बंदरगाह से लेकर के और कोयली से होकर के दिल्ली और दिल्ली से होकर के भटिंडा पंजाब तक की एक पाइपलाइन है, जो कि क्रूड ऑयल का जो भटिंडा के अंदर रिफाइनरी है और वहां पर स्थापित की गई है, क्रूड जो कच्चा तेल है उसकी आपूर्ति उससे की जाती है और वहां फिर रिफाइनरी में इसको साफ करके और देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। चलिए इन राज्यों के अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के राज्यों से होती हुई ये पाइपलाइन गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखें दोस्तों, जैसे एक पाइपलाइन है बेलाडीला छत्तीसगढ़ से लेकर विशाखापट्टनम। इसमें खास बात क्या है कि इसमें लोहे के जो अयस्क है, लोहे का जो ओर मिलता है, हमें जो पत्थर मिलते हैं चट्टाने लोहे की, उनको पीसकर पानी में मिला करके और ठोस खनिज का परिवहन किया जाता है और विशाखापट्टनम आकर के उसको बिल्कुल बारीक चालनी से छान करके और लोहे का पाउडर जो है वो टैंकरों में भर करके और विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, या फिर हमारे यहाँ पे जो लोहे के गलाने के कारखाने हैं उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से लोहे की चट्टान को भी पीस करके पानी में घोल करके और इसका परिवहन बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ के अंदर है वहां से लेकर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, बंदरगाह शहर है, वहां तक पाइपलाइन बिछाई गई है और उससे लोहे का परिवहन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखें साथियों कि कुद्रेमुख जो कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियों के अंदर एक विशाल खनन क्षेत्र है लोहे का, तो इस कुद्रेमुख पहाड़ियों से एक पाइपलाइन बिछा करके मैंगलोर बंदरगाह तक लोहे को पीस करके उसी क्षेत्र के अंदर खान क्षेत्र में ही और पानी में मिला करके भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से पहाड़ियों को पार करके जो ट्रक पहले चट्टाने लेके जाते थे उनके परिवहन का जो खर्च और दुर्घटना है वो कम हो गई और पाइपलाइन के माध्यम से हम इसको निर्यात कर देते हैं ईरान की तरफ और जापान की तरफ। तो इस तरीके से हम लोह अयस्क को आसानी से द्रवीकृत करके और भेज देते हैं। इसके साथ ही आगे देखें साथियों कि राजस्थान में भी जो देबारी क्षेत्र है, जो कि सीसा जस्ता और चांदी का बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है, वहां से जो उदयपुर के अंदर हमारा जो प्लांट है, सीसा जस्ता का जो प्लांट है, उसके अंदर परिवहन करते हैं सीसा जस्ता की चट्टानों को जो है पीस करके और पानी के साथ मिला करके इसका परिवहन किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर भी देबारी से लेकर के और प्लांट तक हमने एक पाइपलाइन बिछा रखी है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है 29। अब इसके अंदर देखिए सूती वस्त्र उद्योग भारत के अंदर वितरण और समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव हमको दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग का वितरण भी बताना है, कहां कहां पर लगे हुए हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास थोड़ा सा बताना पड़ेगा हमें, फिर उसका वितरण राज्यवार हमको बताना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जो भी समस्याएं हैं सूती वस्त्र उद्योग में उसकी निदान के लिए उपाय भी बताने। तो ये 3 भागों के अंदर टूटा हुआ प्रश्न है और तीनों भागों को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इस भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस तरीके से हुई, कैसे ये प्रचलन में आया। तो यह उद्योग न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और सबसे पहले कपास का उत्पादन भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हुआ, पाकिस्तान की सिंधु नदी घाटी बेसिन के अंदर मिलता है। तो उस क्षेत्र से कपास उत्पादन करके और कपड़े बुनने की कला भारतीय लोगों ने विश्व को सिखलाई। तो इस तरीके से 5000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व ही यह तकनीक भारत ने जो है वस्त्र बुन करके और पहनने लग गए थे भारतीय लोग, और भारतीय लोग ही इसको विश्व में निर्यात भी करते थे। तो प्राचीन काल से ही हाथ की कताई से धागा बुना करके और हथकरघे के माध्यम से सूती वस्त्रों को बुन करके भारतीय लोग विश्व के अंदर इसका निर्यात किया करते थे। अब आगे देखें दोस्तों कि भारत के अंदर सूरत, बड़ोदरा की सुनहरी जरी, सूती वस्त्रों के अंदर बिल्कुल चमकीली जरी का काम जो है वो फेमस था, विश्व प्रसिद्ध था। ऐसे ही मुसलीपट्टनम की छींट
बहुत ही प्रसिद्ध थी। ढाका की मलमल और कालीकट के केलिको नामक सूती वस्त्र जो है बहुत विश्व के अंदर चाव से पहने जाते थे और इसके लिए जो है स्पर्धा होती थी, प्रतियोगिता होती थी कि किसके पास कितने ज्यादा इस प्रकार के वस्त्र हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्व के अंदर जो है भारत इसको निर्यात किया करता था। इसके साथ देखें कि जो यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं शताब्दी के अंदर और उसके अंदर, तो भारत के अंदर औपनिवेशिक नीतियों के कारण जो 18वीं शताब्दी के अंदर भारतीय उद्योगों को बर्बाद किया गया और भाप इंजन से चालित जो मशीन चालित हथकरघा आया, हथकरघा की जगह करघा आया, तो विद्युत चालित करघा एक तरीके से आ गया वो, और हाथ चालित करघे से बहुत ज्यादा क्वालिटी तो घटिया थी लेकिन बहुत ज्यादा उत्पादन, बहुत सस्ती रेटों पर उत्पादन यहां औपनिवेशिक शक्तियों ने किया, ब्रिटेन ने किया, डच लोगों ने किया, पुर्तगालियों ने किया। तो उसकी वजह से भारतीय उद्योग जो है काफी बर्बाद हुआ और धीरे धीरे अतीत के गर्भ में समा गया। इसके बाद देखें कि बुकानन एक जो है प्रसिद्ध व्यापारी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, भूगोलवेत्ता हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है भारत के सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इसको ध्यान रख सकते हैं हम कि भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव था, यानी प्राचीन काल का तो बहुत गौरवमय इतिहास इसका रहा है और भूत और वर्तमान का जो है संकट है। अभी भी जो है सूती वस्त्र उद्योग इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं है भारत के अंदर जितना कि होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या कह रहे हैं, संकट है अभी भी, लेकिन सदैव की आशा रहा है। इसका मतलब सर्वाधिक कृषि के बाद सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने के लिए यह उद्योग प्रसिद्ध रहा है और जो है हमें द्वितीय आवश्यकता की जो वस्तु है, भोजन के बाद द्वितीय आवश्यकता की वस्तु है कि हमारे वस्त्र और हमारे मकान जो आश्रय है, वस्त्र भी हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं, तो दूसरी आवश्यकता की जो वस्तु है वो इसके लिए उत्पादन हम लोग इससे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं विकास। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों कि भारत के अंदर आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 के अंदर सबसे पहली लगाई गई फोर्ट ग्लोस्टर नामक जगह जो कोलकाता के पास में है, वहां पर स्थापित की गई थी और ये कुछ समय बाद बंद भी हो गई। लेकिन उसके बाद जो मिलें 1854 के अंदर मुंबई के अंदर कावसजी डाबर नामक एक व्यापारी थे, जो पारसी व्यापारी थे, उनके द्वारा जो है मील स्थापित की गई और 1856 के अंदर इसमें उत्पादन चालू हो गया। और ये मील जो है वो एक मील का पत्थर रही भारतीय जो आधुनिक वस्त्र उद्योग के लिए, और मुंबई जो है वो काफी बड़ी राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। तो 1861 के अंदर गुजरात के अंदर शाहपुर के अंदर एक मील स्थापित की गई और धीरे धीरे 1945 तक इन मीलों की संख्या 415 हो गई भारत के अंदर। अब इसके अंदर देखें कि 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में और पश्चिमी पाकिस्तान जो अलग हुआ, वो उनकी स्थिति क्या रही कि कपास उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र तो वहां चले गए लेकिन मीलें जो थी वो भारत के अंदर रह गई। तो कुल मिलाकर के 1947 में 427 मीलें स्थापित हो चुकी थी और 1947 के अंदर जो बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, उसके अंदर 409 मीलें भारत के पास रह गई लेकिन कपास नहीं थी भारत के पास और केवल 18 मीलें पाकिस्तान के पास गई। तो वहां पर मीलों की संख्या कम, कपास ज्यादा उत्पादन, भारत के अंदर मीलों की संख्या ज्यादा लेकिन कच्चा माल नहीं। तो इसके लिए हमको बहुत सारा कच्चा माल, क्योंकि उत्पादन तो धीरे धीरे ही बढ़ा भारत का, लेकिन बहुत सारा कच्चा माल हमने मिस्र से, अमेरिका से और अन्य उत्पादक देशों से आयात किया। तो इस तरीके से हमने सूती वस्त्र उद्योग को धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास की ओर ले गए। तो ये कुछ विकास की चीजें आप लोग इसके अंदर लिख देंगे। और इसके अंदर वर्तमान में कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग, जैसा मैंने बार बार कहा है कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, यानी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है ये उद्योग। इसके बाद देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के अंदर किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान सूती वस्त्र उद्योग का है। तो औद्योगिक उत्पादन में सूती वस्त्र का योगदान कितना परसेंट है, 14% है वर्तमान में। इसके बाद देखें कि सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का सूती वस्त्र उद्योग के अंदर 4% हिस्सा है हमारे कुल पूरे भारत के समस्त जो औद्योगिक उत्पाद है इसका। इसके बाद देखें विनिर्माण औद्योगिक, जो विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन है भारत का, तो सूती वस्त्र का योगदान उसमें 20% है। इसके बाद देखिए कि भारत के अंदर कुल निर्यात में सूती वस्त्र का योगदान कितना है, वो 11% है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्चुअल चीजें, तथ्यात्मक चीजें हैं, इनको लिख करके हम अपने उत्तर को जो है काफी मजबूत और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर
कहां कहां पर किन किन राज्यों के अंदर मुख्य उत्पादन केंद्र है। हालांकि ये समस्त जो भारत का मैंने मैप दिया है, इसके अंदर आपकी बुक के अंदर भी बहुत सारे केंद्र दे रखे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 15 केंद्र आप इसमें याद कर लें। 12, 13, 15 केंद्र जितने आपसे याद हो जाएं, लेकिन मुख्य मुख्य केंद्र आप ध्यान रखें और उनको मानचित्र बना करके उनकी लोकेशन लगा करके उनके नाम लिख के आने। यदि आप मानचित्र बना के लोकेशन लगा के नाम लिख के आ जाते हैं वितरण के अंदर जो पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। यदि मानचित्र नहीं बनाते हैं और लोकेशन नहीं लगाते हैं, केवल उनके नाम लिख के आते हैं, तो फिर 2-4 नंबर वो काट लेते हैं। तो इसलिए आपके 1 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें तो ज्यादा नंबर काट लेते हैं, लेकिन 1 नंबर लगभग इस मानचित्र का आपका काट लेंगे। तो इसलिए हमको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, तो हमको मानचित्र बना करके और ये लिख के आना पड़ेगा। जैसे पंजाब के अंदर धारीवाल क्षेत्र, ये सूती वस्त्र उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी के पास में है लुधियाना, ये भी क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण, जो टी शर्ट वगैरह बनियान वगैरह हम लोग पहनते हैं, वो बहुत अधिक सूती वस्त्र से ये बनता है। इसके बाद देखिए राजस्थान का ब्यावर और भीलवाड़ा, तो राजस्थान का ब्यावर और भीलवाड़ा हम लोग ध्यान रखें, लोकेशन ध्यान रखें। इसके बाद देखिए अहमदाबाद, जो पूर्व का बोस्टन भी कहलाता है। इसके बाद देखिए सूरत, जो प्राचीन काल में भी फेमस था, आज भी फेमस है। इसके बाद देखिए देवास, मध्य प्रदेश का। फिर नीचे आए मुंबई और पुणे, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर केरल के अंदर कोच्चि, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऐसे ही मदुरई, जो तमिलनाडु के अंदर है, यह भी प्रसिद्ध उत्पादन क्षेत्र है। इसके बाद देखिए हम हैदराबाद, हैदराबाद जो है आज वर्तमान के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है अभी, तो हैदराबाद काफी उत्पादक क्षेत्र रहा है। फिर देखें वर्धा, ये भी काफी बड़ा क्षेत्र था। फिर नागपुर, तो वर्धा और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ये बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। कोलकाता, जो कि प्रथम फैक्ट्री जो है फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता की जस्ट पास्ट में है, वहां पर लगाई गई थी। इसके बाद देखिए मुर्शिदाबाद, तो इस तरीके से कोलकाता हावड़ा का नाम भी लिख दें, क्योंकि अगल बगल में है। हुगली की इधर एक तट के ऊपर हावड़ा है, एक तट के ऊपर कोलकाता है, तो ये हमारे केंद्र हो गए। इसके बाद हम देखें तो कानपुर और ग्वालियर क्षेत्र, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य मुख्य केंद्र हम लोग ध्यान रख लें, लेकिन हमको राज्यवार मुख्य केंद्रों का उल्लेख हमें करना अनिवार्य है ऐसे प्रश्न में। तो आगे चलते हैं, राज्यवार हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत के अंदर कहां कहां पर वितरण है। तो महाराष्ट्र के अंदर हमने 2-3 नाम मानचित्र में भी लगाने, पूरे नाम नहीं लगाने, 2-3 नाम लगाने। तो उत्पादन के अंदर सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का। यहां पर 181 मिलें हैं, वृहद आकार की मिलें हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं। और मुंबई के अंदर जो है पूरे महाराष्ट्र की 57 मिलें हैं, 181 में से 57 अकेले मुंबई में है। इसीलिए भारत के अंदर सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसके बाद अन्य जो नगर हैं महाराष्ट्र के, उसमें सोलापुर, सांगली, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव और नागपुर आ जाते हैं। वर्धा भी इसके अंदर एक मुख्य केंद्र है। चलिए आगे चलते हैं, वर्धा का भी नाम इसमें लिख दीजिएगा। अब देखते हैं गुजरात के, देश का दूसरा उत्पादक राज्य है गुजरात, और इसके अंदर 135 मिलें हैं। और मुख्य केंद्र कौन सा है? अहमदाबाद, यहां 65 मिलें हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा एक नगर की बात करें तो पूर्व का बोस्टन इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर वृहद आकार की 65 मिलें हैं। तो एक नगर के अंदर सबसे ज्यादा मिलों की संख्या बात करें तो अहमदाबाद आ जाएगा। टोटल उत्पादन की बात करें, क्योंकि बड़ी आकार की मिलें हैं मुंबई में, तो उत्पादन मुंबई का ज्यादा आ जाएगा। और उसको पूर्व की, उसके सूती वस्त्र की राजधानी, और इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। इसके साथ साथ गुजरात के अंदर सूरत, बड़ोदरा, हिम्मतनगर आदि अन्य केंद्र हैं। चलिए अन्य राज्यों पे चलते हैं हम। अब आगे चलते हैं तमिलनाडु के ऊपर। खास बात क्या है कि तमिलनाडु के अंदर भारत की सर्वाधिक मिलें 208 हैं, इतनी तो महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो इसका मतलब मिलें तो है, लेकिन उत्पादन तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि छोटे आकार की मिलें हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें तो मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर है, मदुरई है, जिसको मैप में भी देखा था हमने, सलेम है, चेन्नई है। सलेम के अंदर बहुत बड़ा आयरन स्टील का कारखाना भी है, इसको कई बार मानचित्र में भी पूछा जाता है। चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम है, तुतिकोरिन है। तो ये मुख्य नगर हैं जो कि सूती वस्त्र उत्पादन के मुख्य केंद्र है तमिलनाडु में। आगे देखें पश्चिम बंगाल, कोलकाता और इसका फोर्ट ग्लोस्टर, ये तो याद रखना ही रखना है। हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद के अंदर बहुत ही उत्तम क्वालिटी के रेशम के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। हुगली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, पनिहार, रिसरा, ये क्षेत्र हैं जो कि पश्चिमी बंगाल के अंदर जो
काफी अधिक मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादन करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के देखें तो 36 मिले हैं यहाँ पर। मुख्य केंद्र कानपुर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है कानपुर। मैनचेस्टर कहां पर है वैसे? यह है ब्रिटेन के अंदर, जहां पर सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। तो ये उत्तरी भारत का कानपुर जो है मैनचेस्टर कहलाता है। अब वाराणसी, लखनऊ, आगरा आदि यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र हैं। इसके बाद देखें दोस्तों कर्नाटक के अंदर देखें बेंगलुरु, बेल्लारी, छुनली, बेलगांव और गुलबर्गा। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सूती वस्त्र मिलें, आधुनिक किस्म की काफी बड़ी सूती वस्त्र मिलें स्थापित की हुई हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, वारंगल, गुंटूर, गोदावरी, और इसके बाद तेलंगाना देखें, हैदराबाद, सिकंदराबाद के अंदर काफी मिले हैं। राजस्थान के अंदर देखें तो भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी सूती वस्त्र मिलें लगी हुई हैं। अन्य राज्यों के अंदर देखें तो पंजाब है, केरल है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। राजस्थान के साथ साथ भारत के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर सूती वस्त्र मिलें ना हो। कुछ ना कुछ सूती वस्त्र मिलें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर राज्य में लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से हम मुख्य राज्य जो बड़े उत्पादक हैं उन 8-10 राज्यों के विवरण और उनके मुख्य केंद्रों का उल्लेख हमें करना होगा। अब हम चलते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में कैसी कैसी समस्याएं हैं और उनके उपाय, उन समस्याओं के निदान के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर देखें कि सबसे पहले भारत की जो कपास है वो छोटे रेशे की है, घटिया क्वालिटी की है। हमको दूसरे देशों से, अमेरिका से, मिस्र से बीज लेने पड़ते हैं और अमेरिकन कपास बोनी पड़ती है, जिसकी अपेक्षाकृत जो है धागे की लंबाई और क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी क्वालिटी उत्पन्न नहीं कर पाते जितनी अच्छी क्वालिटी जो है अमेरिका के अंदर, दक्षिणी भाग के अंदर की जाती है। तो हमको आयात करना पड़ता है। तो लंबे रेशे वाली और उत्तम किस्म की जो क्वालिटी की कपास है को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ही बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे उन्नत बीज उत्पन्न करने पड़ेंगे जो भारतीय जलवायु के अंदर अच्छी क्वालिटी और ज्यादा उत्पादन दे। तो ये काम हमको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है करना ही होगा। और कृषि के अंदर जो है वो कपास को लेकर के काफी हंगामे भी होते रहते हैं। तो कपास को लेकर के, क्योंकि मुख्य आवश्यकता की वस्तु है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली है कृषि के बाद, तो इसलिए हमको इसके लिए अनुसंधान और किसानों तक उन अनुसंधानों को पहुंचाना होगा। फिर प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है भारत के अंदर, इसको दूर करने के लिए हमारी शिक्षा नीति के अंदर हम लोग परिवर्तन करके और शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण की अनिवार्यता को लागू करें, जिससे कि जो व्यक्ति सूती वस्त्र उद्योग में जाना चाहते हैं वो शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण ले लें और प्रशिक्षण लेकर के और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कुशल श्रमिक के रूप में काम करें, कुशल इंजीनियर के रूप में काम करें। आगे देखें तो इसके अंदर एक समस्या है पूंजी की कमी, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज्यादा बहुत ही कम लोग अरबपति या करोड़पति हैं, लेकिन अधिकांश जनसंख्या जो है गरीब है। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेकर के और कुशल इंजीनियर है, कुशल कारीगर है, कुशल उद्योगपति और एमबीए की प्रशिक्षण लेकर के कुशल उद्योगपति बनना चाहता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक नीति बना करके और उद्योगों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा हमको उपलब्ध करानी होगी। क्योंकि आज भी भारत के अंदर ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं और ऋण आसानी से नहीं मिलता है। हालांकि बहुत ज्यादा उदारीकरण इसमें हुआ है, लेकिन फिर भी अन्य विकसित देशों को देखा जाए तो उसके अपेक्षा अपने यहाँ ब्याज दर बहुत ज्यादा है और ऋण आसानी से नहीं मिलता नए उद्योगपतियों को। पुरानों को तो मिल जाता है क्योंकि उनकी हिस्ट्री और उनकी जो संपत्तियां वो तो बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से उनको तो मिल जाता है। लेकिन नए जो उद्योगपति बनना चाहते हैं और इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ऋण लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास गारंटी के लिए कोई वस्तु या संपत्ति नहीं रहती। तो इसके लिए भी हमको नीति बनानी होगी। इसके बाद देखें कि पुरानी मशीनों को नवीन और उन्नत मशीनों के द्वारा परिवर्तित किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर स्वतंत्रता से भी पहले की फैक्ट्रियां हैं जहां पर पुरानी मशीनों से बहुत कम उत्पादन हो रहा है। उन मशीनों को विस्थापित करके और नई मशीनें, आधुनिक मशीनें हमको लगानी होगी जो बहुत स्पीड से उत्पादन करें और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करें। इसके बाद देखें ऊर्जा या विद्युत की सतत आपूर्ति, क्योंकि आज यदि भारत के अंदर हम ऊर्जा की उत्पादन की मात्रा और मांग को देखते हैं तो बहुत बड़ा गैप है। मांग बहुत ज्यादा है, उत्पादन बहुत कम कर रहे हैं हम। तो उद्योग किस आधार पे लगाएं? यदि हम उद्योग लगा दें, मशीनें लगा दें और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर दें तो और मजदूर भी रख लें तो मजदूरों की तनख्वाह हमें देनी ही होगी और उद्योग में जो लिया गया ऋण है उसका भी ब्याज देना होगा। तो
इसके लिए सतत आपूर्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि 3 शिफ्ट के अंदर लगातार उद्योग के अंदर उत्पादन होगा, तभी हम जो है उद्योग को लाभ में ला सकते हैं और जो भी हमारे जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह आसानी से दे सकते हैं, उनको बोनस आसानी से दे सकते हैं। तभी होगा जब उनको समय पर तनख्वाह का इंक्रीमेंट मिलेगा, तनख्वाहें मिलेगी, बोनस मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वो मन लगा करके काम करेंगे और उद्योग लाभ में होगा। लेकिन ये तब होगा जब नियमित रूप से 24 घंटे उद्योगों को विद्युत मिले, और विद्युत नहीं मिलती तो कर्मचारी खाली रहते हैं, यूनियनबाजी होती है, झगड़े होते हैं और उद्योग तो ठप हो ही जाता है। इसलिए हमारे यहां पर सतत आपूर्ति विद्युत की नहीं होने के कारण उद्योग जो है घाटे में चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा अंतिम प्रश्न 30। तो इसके अंदर देखिए अथवा में 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले हम देखें ये वाला प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न भागों, शाखाओं और लिफ्ट नहरों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में सिंचाई आवश्यक क्यों है, इसके लिए बात करें तो राजस्थान के अंदर वार्षिक औसत वर्षा फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यकता से कम होती है। यानी जितनी भी हमें फसलें उत्पादन करनी है उतनी आवश्यकता से जो फसलों के लिए प्राकृतिक रूप से यदि वर्षा हो जाए तो हमको सिंचाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, प्रकृति ही उनको पाल पोस करके और बड़ा कर देगी और उत्पादन हमको मिल जाएगा। लेकिन उतनी वर्षा होती ही नहीं है। राजस्थान में केवल 2-2.5 महीने के अंदर वर्षा काल के अंदर वर्षा होती है। शीत ऋतु के अंदर ये 2 बार 3 बार या 4 बार बड़ी मुश्किल से वर्षा हो जाती है। तो फसलों के उत्पादन के लिए अन्न, दालें, तिलहन, सब्जियां, फल आदि के उत्पादन के लिए हमें सिंचाई करना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा यदि हम सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी फसल सूख जाती है। इसके साथ साथ देखें कि राजस्थान के अंदर सतही जल संसाधन कौन कौन से होते हैं? नदियां, तालाब, झीलें, ये सतही संसाधन है, इनकी भी कमी है। नदियां की धाराएं तो दिखती है हमको मानचित्र पर, लेकिन वो उनमें पानी कभी किसी नदी के अंदर 10 दिन, किसी नदी के अंदर 15 दिन बहता है, किसी में महीने 2 महीने बहता है, और केवल एक नदी है चंबल जिसके अंदर साल भर पानी बहता है। तो हमारे पास तो नदियां ही नहीं है, हमारे पास तो तालाब सूखे हुए रहते हैं। तालाब तो दिखाया हुआ है मानचित्र में, लेकिन वहां पानी तो है ही नहीं। तो इस तरीके से सतही जल संसाधनों की भी कमी है और भूमिगत जल की भी बहुत अधिक कमी होने की वजह से हमारे यहां पर फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें कि राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, इसके कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले राजस्थान नहर इसका नाम रखा गया था। इसके बाद इसका नाम किया गया मरुगंगा के नाम से भी इसको आज भी जाना जाता है। फिर राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1984 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्वर्गवास के बाद में जो है इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया। इसके बाद देखें कि इसका सबसे पहले जो इसकी योजना बनाने वाले इंजीनियर कौन थे, तो वो बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है बीकानेर के अंदर सिंचाई की आवश्यकता नामक रिपोर्ट में ये योजना प्रस्तुत की थी कि इस तरीके से हम हिमालय से बहने वाली नदियों का पानी राजस्थान की मरुभूमि पर ला सकते हैं। इसके बाद देखें कि निर्माण का प्रारंभ कब किया गया। 31 मार्च 1958 को इसका निर्माण प्रारंभ किया गया। तो गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय के मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया 31 मार्च 1958 को। इसके बाद देखिए दोस्तों कि इसका उद्गम कहां से हो रहा है। तो इसका उद्गम पंजाब के फिरोजपुर जिले के अंदर जो हरिके बैराज नामक जगह है, उस जगह पे सतलज और व्यास नदियां मिलती है, दोनों का संगम होता है और उसी जगह पे हमने एक बांध बना रखा है जिसको कहते हैं हरिके बैराज। इस हरिके बैराज के अंदर जो है यहीं से इस बांध से ही इसका नहर का उद्गम होता है। इसको मैप में भी देखेंगे हम। तो आगे देखते हैं, ये 2 नदियां हैं जैसा मैंने बताया, सतलज और व्यास, दोनों का ही पानी इसमें आता है। वर्तमान के अंदर इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, पहले बढ़ाई गई थी, आपकी किताब में भी 18 लाख हेक्टर जो है वो दिखा रखा है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो आधुनिक रिपोर्ट है, वर्तमान में लिखेंगे आप, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का ऑफिस जयपुर में है और वर्तमान के अंदर जो मुख्य ऑफिस है, इसका मुख्यालय है, वहां से ये डेटा लिया गया है। आपकी किताब से अलग है ये डेटा, लेकिन वर्तमान के अंदर इसकी सिंचाई क्षमता को घटा करके 16.17 लाख हेक्टर कर दिया गया है। आपकी किताब में 18 पॉइंट कुछ लाख दे रखा है, उसको संशोधित करके वर्तमान वाला आप लिखिए और इसमें कीजिए कि इसका, क्योंकि पानी इतना अधिक मिलता नहीं है पंजाब से, इसलिए इसकी सिंचाई क्षमता घटा करके 16.17 लाख कर दी गई है, ये आपको लिखना है।
चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखें कि राजस्थान के अंदर प्रवेश कौन से जिले से होता है। तो इसमें दोस्तों राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश हनुमानगढ़ जिले में टीबी तहसील जो है वहां से इसका प्रवेश होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर देखें दोस्तों, मानचित्र में देखिए, ये व्यास नदी है और ये सतलज नदी है और ये पंजाब का क्षेत्र है। तो यहीं पर जहां दोनों नदियां मिलती है, फिरोजपुर जिला है पंजाब का। तो फिरोजपुर जिले के अंदर एक बांध बनाया गया। इस बांध का क्या नाम रखा गया? हरिके बैराज। हरिके बैराज से ही जो एक राजस्थान फीडर के नाम से नहर निकाली गई, इसमें से वहां पंजाब हरियाणा को जो है पानी नहीं मिलता है, केवल सीधा पानी राजस्थान के लिए आता है। और कहां तक आता है? हनुमानगढ़ के अंदर मसीता वाली तक। तो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक जो 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर है, वो पानी को सीधा राजस्थान में पहुंचाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा फीडर है 204 किलोमीटर, जो प्रारंभ कहां से हो रहा है? हरिके बैराज से, और कहां तक अंत हो रहा है? मसीता वाली हनुमानगढ़ के अंदर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 204 किलोमीटर। तो ये हमको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम चरण के अंदर मसीता वाली से लेकर के सत्तासर तक ये मुख्य नहर भी बनाई गई। तो ये मुख्य नहर जो है प्रथम चरण के अंदर ही फीडर के साथ साथ बनाई गई। तो इसके अंदर देखें, इस मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर है, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ हम देखें और बीकानेर तक ये आती है। प्रारंभ के अंदर इसका कहां से हो रहा है? मसीता वाली, जहां फीडर खत्म होता है वहां से मुख्य नहर प्रारंभ हो जाती है। और अंत कहां तक हो रहा है? गंगानगर से होते हुए बीकानेर में सत्तासर नामक जगह तक। तो यहां तक बीकानेर में सत्तासर तक मुख्य नहर आ गई। इस मुख्य नहर से हमने शाखाएं और उपशाखाएं भी बनाई है, लिफ्ट नहरें भी निकाली है, वो भी हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर देखें दोस्तों, सत्तासर और मसीता वाली के बीच में कौन कौन सी शाखाएं और वो हैं, इससे पहले द्वितीय चरण को देख लें। तो द्वितीय चरण के अंदर सत्तासर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक का मुख्य नहर और उसके अंदर शाखाएं उपशाखाएं बनाई गई है। तो सत्तासर से लेकर जो मोहनगढ़ है वहां तक 256 किलोमीटर की मुख्य बड़ी नहर बनाई गई। और इस मोहनगढ़ से लेकर अब वर्तमान में बाड़मेर के अंदर गडरा रोड, जो एक रेलवे स्टेशन भी है मुनाबाव के पास में, जो अंतिम स्टेशन है हमारा पाकिस्तान में, थार एक्सप्रेस जाती है उसका, तो वहां गडरा रोड तक एक उपनहर भी निकाली गई है। तो अब पानी बाड़मेर तक जाता है इसका। तो इस तरीके से द्वितीय चरण के अंदर बाड़मेर के गडरा रोड तक हमने नहर का पानी पहुंचाया है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखें दोस्तों कि नहर की कुल लंबाई कितनी हो गई? 649 किलोमीटर टोटल नहर की लंबाई हो गई। और राजस्थान फीडर या फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर मैंने बताई थी आपको। अब मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो गई? 445 किलोमीटर। तो ये तो कुल है फीडर सहित लंबाई 649। इसमें से 204 किलोमीटर कम कर दें फीडर, तो टोटल मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर हमारी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। वितरण प्रणाली की लंबाई, तो वितरण प्रणालियां यानी शाखाएं और उपशाखाएं जो निकाली है वो 9413 किलोमीटर लंबी है। तो एक पूर्ण प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों में मिलाकर के ये वितरण शाखाओं की लंबाई हमारी आ जाती है। इसके बाद देखें तो कुल 9 शाखाएं इसके अंदर है और 7 लिफ्ट नहरें इसके अंदर है। एक लिफ्ट नहर का और प्रावधान किया गया है जो आपकी किताबों में नहीं आया, बाड़मेर लिफ्ट नहर के नाम से। तो ये 7 लिफ्ट नहरें आपको देनी है। बाड़मेर लिफ्ट नहर को अभी आप छोड़ दीजिए, कंपटीशन के लिए ध्यान रखिए उसको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें साथियों कि इसकी शाखाएं और उपशाखाएं कौन कौन सी है। तो प्रथम चरण के अंदर फीडर के बाद में जो मुख्य नहर है वहां से शाखाएं और उपशाखाएं निकाली गई हैं। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले रावतसर शाखा। रावतसर शाखा जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और एकमात्र शाखा है जो कि बाएं किनारे पर, इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर बाएं किनारे के ऊपर पानी अपने आप प्राकृतिक रूप से नहर से जाता है, क्योंकि इधर की तरफ ढलान है, वरना पूरे राजस्थान का ढलान इधर की तरफ है। तो मुख्य नहर से इधर तो पानी अपने आप चला जाता है, लेकिन नहर के बाईं तरफ पानी ले जाने के लिए, क्योंकि धरातल ऊंचा है, तो पानी ले जाने के लिए बड़ी बड़ी मोटरें लगा करके और पानी को कई किलोमीटर फेंका जाता है और पानी को फेंक करके और फिर वापस से पानी को ढाल की ओर नहरों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से लिफ्ट नहरें निकाली गई है। किस तरफ? नहर के बाईं तरफ, यानी राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर है उसके पूर्व दिशा की तरफ धरातल ऊंचा होने के कारण लिफ्ट नहरों का निर्माण
किया गया है, तो उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखें शाखाओं और उपशाखाओं को। तो सबसे पहली शाखा कौन सी हो गई? रावतसर शाखा, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। दूसरी शाखा हम देखें सूरतगढ़ शाखा, जो श्री गंगानगर जिले के अंदर है। सूरतगढ़ तक के क्षेत्रों के आसपास के गांवों को यह सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती है, पानी उपलब्ध कराती है। और दूसरी शाखा है गंगानगर में ही अनूपगढ़ शाखा। तो ये 3 शाखाएं प्रथम चरण के अंदर बनाई गई। चलिए आगे चलते हैं। अब नीचे चौथी, पांचवी और छठी शाखा की बात करें तो इसके अंदर देखिए चौथी शाखा है पूगल, और पूगल शाखा जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, यानी उत्तर पश्चिमी बीकानेर को यह सिंचित करती है। इसके बाद दांतोड़ शाखा है, यह भी बीकानेर के अंदर ही है, और बीकानेर के अंदर बीर सालपुर शाखा है। तो 3 शाखाएं दाहिने किनारे से नहर के, यानी पाकिस्तान की तरफ जो ढलान वाली भूमि है उधर की तरफ पूरे बीकानेर के क्षेत्र को सिंचित करती है, पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। आगे देखें अन्य शाखाएं, तो इसके अंदर देखिए साथियों, फिर शाखा आती है चरनावाला शाखा। तो चरनावाला जो शाखा है वो बीकानेर जिले से निकल रही है और जैसलमेर तक, जो जैसलमेर का उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां तक ये पानी पहुंचाती है। इसके बाद देखें शहीद बीरबल शाखा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको जिंदा जला दिया गया था जेल के अंदर अंग्रेजों ने, तो इन्हीं के नाम से एक शाखा निकाली गई, जो कि जैसलमेर के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके बाद सागरमल गोपा, ये भी बहुत बड़े जो है पश्चिमी राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनके नाम पर भी जैसलमेर के अंदर जैसलमेर की मरुभूमि को सिंचित करने के लिए वो शाखा जो है इंदिरा गांधी नहर से बनाई गई है और इनको सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर देखें दोस्तों लिफ्ट नहरें, तो लिफ्ट नहरों के अंदर सबसे पहली लिफ्ट नहर जो है और महत्वपूर्ण लिफ्ट नहर भी है, तो ये चौधरी कुंभाराम के नाम से अब वर्तमान में जानी जाती है। पहले इसको नौहर सहवा लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। ये 4 जिलों के अंदर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू के अंदर सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है। ये वाला क्षेत्र बहुत ही भूमिगत जल जो है बहुत खारा है इस क्षेत्र का। तो जो हिमालय का मीठा पानी है, हिमालय की नदियों का, सतलज और व्यास का मीठा पानी है, वो इस क्षेत्र के अंदर पेयजल के रूप में भी और सिंचाई के रूप में भी दिया जाता है। तो इसके अंदर देखिए ये झुंझुनू जिले तक और चूरू जिले तक के कई गांवों को पेयजल मीठा पानी जो है पहुंचाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी जो लिफ्ट नहर है उसको देखें दोस्तों, तो दूसरी लिफ्ट नहर जो है बीकानेर और श्री गंगानगर से निकली हुई है और बीकानेर जो जिला है वहां तक ये जा रही है। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर, क्योंकि कंवरसेन एक इंजीनियर थे जिन्होंने सबसे पहले इस नहर परियोजना की योजना बनाई थी, तो उनको सम्मान देने के लिए कंवरसेन लिफ्ट नहर इसका नाम दिया गया। और पहले इसका नाम था लूण करणसर से ये निकल रही है, इसलिए इसको लूण करणसर लिफ्ट नहर कहा गया। तो 2 जिलों के अंदर सिंचाई और पेयजल सुविधा ये उपलब्ध कराती है, श्री गंगानगर और बीकानेर। इसके बाद तीसरी लिफ्ट नहर देखें जिसका वर्तमान नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसको गजनेर लिफ्ट नहर भी कहा जाता था पहले। अब ये 2 जिलों के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, पेयजल उपलब्ध कराती है, और बीकानेर और नागौर, तो नागौर का जो पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र के अंदर सिंचाई और पेयजल सुविधा ये वाली लिफ्ट नहर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है वो कराती है। आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों चौथी जो लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी वर्तमान नाम है, या इसको भैरुदान चालानी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जिसका पुराना नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर। ये लिफ्ट नहर बीकानेर के अंदर ही है, बीकानेर जिले के अंदर ही जो दक्षिणी भाग है वहां पर यह सिंचाई, पेयजल सुविधा और उद्योगों को जल उपलब्ध कराती है। इसके बाद 5वीं लिफ्ट नहर देखें हम, तो इसके अंदर देखिए डॉक्टर करणी सिंह जो उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण नेता भी रहे हैं, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। पहले इसका नाम कोलायत लिफ्ट नहर था। ये लिफ्ट नहर जो है बीकानेर और जोधपुर दोनों को पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। इस लिफ्ट नहर से कायलाना झील जो जोधपुर की है उसमें पीने के लिए पानी जो है डाला जाता है। तो इस तरीके से जोधपुर शहर को भी इसी लिफ्ट नहर के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। चलिए अगली लिफ्ट नहरें देखते हैं। छठी लिफ्ट नहर है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर से निकलकर जैसलमेर होते हुए जोधपुर के फलोदी क्षेत्र तक जाती है। तो इस तरीके से 3 जिलों के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर 3 जिलों के अंदर सिंचाई और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद अंतिम लिफ्ट नहर जो है
वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसको पोखरण लिफ्ट नहर भी हम लोग कहते हैं। जैसलमेर और जोधपुर 2 जिलों को ये पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से ये समस्त लिफ्ट नहरें थी। इनको मानचित्र के माध्यम से मैंने अलग अलग मानचित्र में इसको दर्शाया है। आप 1 या 2 मानचित्र के अंदर ही इसको दर्शाइए। हर चीज को अलग अलग मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के इतने सारे मानचित्र बनाएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। आप सिर्फ 2 मानचित्र बनाइए, एक में शाखाएं मुख्य नहर दिखा दीजिए और एक में लिफ्ट नहरें दिखा दीजिए, मुख्य नहर और लिफ्ट नहरें। तो इस तरीके से करके आप आंसर बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से फुल में से फुल मार्क्स, 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो इसके अंदर लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? 10 जिलों को लाभ इसमें मिल रहा है, जो कि पूरी तरीके से मरुस्थलीय जिले थे। तो सबसे पहले हम बात करें श्रीगंगानगर, फिर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसके बाद देखें जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर। इतने 10 जिलों को जो कि मरुस्थलीय जिले हैं, इसको इसका लाभ मिल रहा है। इसके अंदर हमने यहां पर सिंचाई सुविधा भी, पेयजल सुविधा भी, उद्योगों के लिए और पशुओं के लिए पानी भी देते हैं हम इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये जो पेयजल परियोजनाएं हैं, इसके अंदर कई पेयजल परियोजनाएं भी बनाई गई है, जैसे कंवरसेन लिफ्ट नहर। बीकानेर और श्रीगंगानगर के अंदर इस लिफ्ट नहर से पेयजल के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाता है। इसके बाद दूसरी देखें हम राजीव गांधी लिफ्ट नहर। जोधपुर के लिए जो कायलाना झील में पानी डाला जाता है, उस पाइपलाइन का नाम क्या है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसके बाद देखते हैं आपणी योजना। ये जो शाखा थी सबसे ऊपर वाली, चौधरी कुंभाराम आर्य जो शाखा थी, लिफ्ट नहर थी, उससे चूरू को, झुंझुनू और हनुमानगढ़ को इस लिफ्ट नहर के माध्यम से जो जर्मनी की एक सहयोगी संस्था थी, उसके द्वारा आपणी योजना चलाकर जो खारा पानी था, भूमिगत जल, उस क्षेत्र को मीठे पानी को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष रूप से चूरू जिले के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बहुत सारे गांवों को जो है मीठा पानी पहली बार जो है उपलब्ध इस योजना के द्वारा कराया गया है। तो इस तरीके से इस योजना के अंतर्गत हम लोग सिंचाई तो कर ही रहे हैं, साथ साथ पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। अन्य चीजें बात करें तो इसके अंदर देखिए स्काडा सिस्टम। ये क्या सिस्टम है? इसके अंदर देखें तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर जल प्रवाह का आकलन और वितरण करने के लिए यह सिस्टम लगाया गया है। यानी नहर से, पूरी पक्की नहर है और पाइप के माध्यम से, वाल के माध्यम से हम लोग इसको देते हैं और इसको एक सिस्टम से जोड़ा गया है कि कितना पानी किसानों को देना है, किस शाखा में कितना पानी छोड़ना है, इसको मेंटेन करने के लिए यह सिस्टम हमने डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? स्काडा सिस्टम। इसके साथ साथ देखें लघु पन विद्युत गृह, यानी छोटे छोटे जो है विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन संयंत्र हमने लगाए हैं। तो इसके लिए एक हमारे इंजीनियर हैं, विद्युत इंजीनियर डॉक्टर सिचेंद्र। तो डॉक्टर सिचेंद्र के द्वारा एक छोटा लिफ्ट ट्रांसलेटर नामक उपकरण बनाया गया है। क्या नाम है? लिफ्ट ट्रांसलेटर। तो नहर में जो पानी जा रहा है, बह रहा है, जहां पे नहर में ढलान ज्यादा है, उस जगह पे वो संयंत्र लगा देते हैं और उसके पानी से वो गोल गोल घूमता है और जल विद्युत बना देता है। और 2 मेगावाट तक जो है जल विद्युत उत्पादन एक संयंत्र से हो जाती है। तो जब जब पानी ठीक रहता है और ठीक गति रहती है, तब अधिकतम 2 मेगावाट तक एक संयंत्र उत्पादन कर देता है। और ये जो संयंत्र है वो अनेक स्थानों पे लगाया गया है, जैसे अनूपगढ़ शाखा पर, पूगल शाखा पर, सूरतगढ़ शाखा के ऊपर, चरनावाला शाखा के ऊपर और बीर सालपुर शाखा के ऊपर। तो जो पाकिस्तान की तरफ शाखाएं हैं जिनमें ढलान ज्यादा है, वहां पर हमने ये जल विद्युत उत्पादन संयंत्र भी लगाए हैं। तो इस तरीके से विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर बहुउद्देशीय नदी परियोजना हो गई, एक तरीके से नहर परियोजना हो गई। तो अब हम देखें एक समस्या जो इससे आ रही है, वो महत्वपूर्ण समस्या है, जिससे कई गांव के गांव जो है बंजर हो रहे हैं। तो वहां की भूमि सेम की समस्या के कारण, सेम की समस्या क्या है? जब हम अत्यधिक सिंचाई कर लेते हैं आवश्यकता से ज्यादा, तो आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बालू मिट्टी है और वो लवण युक्त है, यानी नमक से युक्त है। जब अंदर का पानी घुल करके केशिका प्रभाव से ऊपर आ जाता है धरातल पर और पानी भरा हुआ रहता है, तो लवण घुल जाते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर पानी तो उड़ जाता है और जमीन के ऊपर जो नमक की परत बिछ जाती है। फिर अगले साल ऐसा ही होता है, फिर अगले साल ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से नमक की मोटी परत जमीन के ऊपर आ जाती है, फिर पानी नीचे भी नहीं जाता और दलदल बन जाते हैं। ऐसी समस्या को भूमि के अंदर जब दलदलीकरण होने लगे और नमक बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए धरातल के ऊपर, तो ऐसी समस्या को हम कहते हैं सेम की समस्या। इस समस्या के अंदर ना तो घरों के अंदर घर के प्लास्टर भी झड़ जाते हैं और ना ही ऐसी भूमि के ऊपर कोई बीज उगता है।
ना तो घास उगती है और ना ही फसलें होती है। तो ये बहुत विकट समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए हमको ऐसी फसलें लगानी चाहिए जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता हो और नहर से जल रिसाव को रोकना चाहिए। तो इस तरीके से ये आंसर सुझाव के साथ में हम पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से 250 शब्दों का आंसर 2 मानचित्र बना करके हम पूरा कर लेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 30 का अथवा वाला जो प्रश्न है, करने तो दोनों में से एक ही है लेकिन आने तो चाहिए हमें दोनों। तो एक ये प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है उसको हम देखें कि राजस्थान के अंदर जो ग्रासिया जनजाति का निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए। तो हमारे यहाँ पर भील है, मीणा है, सहरिया है, ग्रासिया जनजाति है। तो भील, मीणा और ये जो अन्य जनजातियां हैं वो आ चुकी हैं। अब ग्रासिया जनजाति जो है पिछले 5 सालों में नहीं आई है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इस तरीके से हम ध्यान दें, इन जनजातियों के अंदर आप ग्रासिया को, शहरिया को, इनको करिए क्योंकि छोटे प्रश्न भी उनमें से आ सकते हैं। तो इसके अंदर देखें निवास क्षेत्र, उसके बाद सामाजिक आर्थिक जीवन, आवास और रीति रिवाज, इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत इस जनजाति का वर्णन हमें करना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखें ग्रासिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। गिरास, गिरास का शाब्दिक अर्थ होता है कृषि भूमि का एक छोटा टुकड़ा। इसका मतलब जो राजाओं के द्वारा कृषि भूमि पर खेती करने के लिए इनको एक छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे, उसी से इनका नाम पड़ा गिरासिया। इसके बाद शाब्दिक उत्पत्ति, संस्कृत भाषा के ग्रास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। इसके अंदर देखें जिसका अर्थ है चारा या जीवन निर्वाह के लिए साधन, यानी वो भूमि जो चारा और पशुओं के लिए चारा देती है और जीवन निर्वाह के लिए अन्न देती है। इसके बाद देखें कि इनकी जनसंख्या मीणा और भील के बाद राजस्थान में 3रे नंबर पे आती है। सहरिया जो है वो बाद में आते हैं 4थे नंबर पे, जबकि ग्रासिया जो है वो 3रे नंबर की बड़ी जनजाति है राजस्थान की। इसके बाद देखें कि ग्रासिया के कौन कौन से 2 भाग हैं। इसके अंदर उपजाति जिसको हम कहें तो राजपूत ग्रासिया और भील ग्रासिया, 2 यहां पर उप भाग हैं इसके। और इसके अंदर देखें कि कौन सा निवास क्षेत्र है, तो यहां पर हमको मानचित्र बनाकर इनके निवास क्षेत्रों को बताना होगा। तो इसके अंदर देखें कि पाली की बाली तहसील, जो बाली तहसील है वहां पर ये ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद आबू रोड और पिंडवाड़ा, ये मुख्य तहसील है सिरोही के अंदर, आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, जहां पर ग्रासिया सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों उदयपुर के अंदर कोटड़ा और गोगुंदा तहसील, जो इस भाग के अंदर है, पश्चिमी भाग के अंदर कोटड़ा और गोगुंदा तहसील। तो इसका जो बाली तहसील है ये वाला भाग, ये 3 मुख्य रूप से है, जबकि डूंगरपुर के अंदर भी कुछ ग्रासिया जो है वो मिलते हैं। लेकिन मुख्य क्षेत्र कहां पर है, 3 जिलों का क्षेत्र है, पाली की बाली तहसील और सिरोही और पिंडवाड़ा उसकी तहसील सिरोही की, और उदयपुर की 2 तहसील गोगुंदा और कोटड़ा। तो इस तरीके से ये वाला भाग ग्रासियों का मुख्य केंद्र रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखें मूल स्थान कौन सा है इसका, तो आबू रोड जो तहसील है वो उसका भाकर क्षेत्र कहलाता है। आबू रोड तहसील का उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उस स्थान भाकर क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद देखें ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं, यानी राजपूतों से ही इनकी उत्पत्ति मानते हैं अपना, और राजपूतों से पहले ये लोग इस क्षेत्र के अंदर शासन भी करते थे क्योंकि राजपूत ही थे एक तरीके से। तो इस क्षेत्र के अंदर जो भाकर क्षेत्र है, जो सिरोही के अंदर आबू रोड का भाग है, उस क्षेत्र के अंदर इनका राज भी चलता था, शासन भी किया करते थे ये। इसके बाद देखें कि उत्पत्ति की मान्यता क्या है, मूल रूप से चौहान राजपूतों से अपनी उत्पत्ति ये लोग मानते हैं। आवास, इनके घर को क्या कहते हैं हम, घेर, और गांव को क्या कहते हैं, फालिया। तो दोनों शब्दों को ध्यान में रखना होगा कि एक गांव के अंदर लगभग एक ही गोत्र के लोग रहते हैं और उसको फालिया कहा जाता है, और एक अकेला घर हो उसको घेर कहते हैं। झोपड़ा, झूपा ऐसे नहीं कहते हैं, घेर कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, घेर और फालिया। गांव को क्या कहते हैं, फालिया, जिसमें लगभग एक ही गोत्र के चाचा, ताऊ आदि रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पितृसत्तात्मक परिवार है, यानी इस यहां ग्रासियों का जो क्षेत्र है उसके अंदर हम बात करें तो जो परिवार होता है उसका मुखिया कौन होता है, पिता। तो जो सबसे बड़ा मुख्य जो वृद्ध दादा या पिता जो होते हैं वो इसके मुखिया होते हैं। और इसके अंदर 3 वर्ग हैं, एक है मोटी नियात, एक है नैनकी नियात और एक है निचली नियात। इस तरीके से 3 इनके उपवर्ग भी बनाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर विवाह की पद्धतियां कौन कौन सी है, क्योंकि पूछा गया है। तो सामाजिक जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण जो है हमारा
सामाजिक संस्कार होता है। तो इसके अंदर देखिए मोरबंदिया विवाह के अंदर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जैसे फेरे होते हैं, जैसे पूरा विधि विधान के साथ में विवाह किया जाता है, उसको हम मोरबंदिया विवाह कहते हैं। और सिर के ऊपर पगड़ी के साथ में मोर पंख जो है वो बांधते हैं ये लोग। इसके बाद देखें पहरावना के अंदर नाम मात्र के फेरे होते हैं और कई बार पुजारी की भी आवश्यकता नहीं होती, घर वाले और घर के बुजुर्ग लोग ही मिलकर के और जो है शादी करा देते हैं। फिर है तानना विवाह के अंतर्गत जो है वर पक्ष यानी दूल्हा जो पक्ष होता है वो कन्या का मूल्य वधु पक्ष को चुकाता है और मूल्य देकर के कन्या को जो है लेता है। यहां दहेज नहीं मिलता बल्कि कन्या पक्ष को देना पड़ता है। तो इस तरीके से तानना विवाह जो है यहां पर प्रचलित है। तो ये 3 विवाह इस जनजाति के अंदर मुख्य रूप से प्रचलन में हैं। चलिए आगे चलते हैं। जाति पंचायत गांव स्तर के ऊपर और भाकर स्तर के ऊपर, दोनों स्तर के ऊपर जातीय पंचायत बैठती है और आपसी विवाद जो है वो इन पंचायतों के माध्यम से ये सुलटारा करते हैं। अब पंचायत का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। तो इसमें ध्यान देना है कि पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। आगे चलते हैं। नृत्य के अंदर ये विभिन्न तीज त्योहारों पर बहुत मधुर गीतों के साथ में नृत्य करते हैं और इसके अंदर वाला नृत्य जो है इनका महत्वपूर्ण है। फिर गरबा, गैर, मोरिया और गोर, ये नृत्य ये सामूहिक रूप से महिला और पुरुष मिलकर के करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संभागीय मेले और मेलों के अंदर बड़े मेले को क्या कहते हैं? ये मनखोरों का मेलो। इसके बाद अंबाजी के पास में एक मेला लगता है जिसको कोटेश्वर का मेला कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं देवाल के पास चेतर और विचित्र मेला। ये चेतर और विचित्र मेला देवाल के पास में लगाया जाता है। इसके बाद देखिए गोगुंदा जो उदयपुर के अंदर है, गणगौर के ऊपर यह मेला लगाया जाता है और बैसाख कृष्णा पंचमी को यह मेला भरता है। तो जहां पर ग्रासिया जनजाति के बहुत से लोग अपने सामानों को बेचने के लिए, नृत्य करने के लिए समूहों के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से ये मेले लगते हैं। युवक जो है वो मेलों के अंदर अपने जीवन साथी का चयन भी करते हैं। इसका मतलब मेलों के अंदर जो नृत्य होते हैं और नृत्य के अंदर जो जोड़े बनते हैं और एक पुरुष या एक महिला किसी पुरुष का या पुरुष किसी महिला या लड़की का जैसे हाथ पकड़ लेता है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर दोनों जाते हैं अपने परिवार वालों के पास और फिर अपनी सहमति देते हैं। तो इस तरीके से परिवार वाले मिल करके फिर उनकी शादी करा देते हैं। तो इस तरीके से जो ये तीज त्योहार और मेले हैं वो एक तरीके से जीवन साथी चयन का एक माध्यम भी है। चलिए आगे चलते हैं। बोली, तो इनकी जो बोली है वो कई बोलियों का मिश्रण है, जैसे गुजराती बोली, जैसे भीली बोली, भील जो जाति के लोग बोलते हैं, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली और का मिश्रण है। तो इस तरीके से गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रित बोली इनकी है। अलग से कोई बोली अपनी स्पष्ट नहीं है। तो जिसका प्रभाव मारवाड़ क्षेत्र की तरफ वाले लोग जो है मारवाड़ी बोली ज्यादा बोलते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम का जो भाग है उदयपुर और डूंगरपुर वाले क्षेत्र के लोग भीली बोली ज्यादा बोलते हैं। तो इस तरीके से बोलियां भी इनकी अलग अलग हैं। आगे चलते हैं कि पुरुष वस्त्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से धोती, कमीज और सिर के ऊपर तौलिया बांधते हैं या छोटा साफा बांधते हैं ये लोग, और ज्यादातर साफे का रंग सफेद होता है। चलिए वस्त्र स्त्रियों के यदि हम देखें तो इसके अंदर गहरे रंग के तड़क भड़क वाले घाघरा, ओढ़नी, ब्लाउज और कांचली आदि ये लोग पहनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोदना, विशेष रूप से ध्यान दें कि स्त्रियां जो है अपने ललाट के ऊपर और अपनी ठोड़ी के ऊपर गोदने गुदवाती हैं। शरीर के ऊपर कम गुदवाती हैं, ललाट और ठोड़ी के ऊपर यहां पर इनके गरासियों के अंदर जो है ज्यादा परंपरा है गोदने गुदवाने की। अब उसके अंदर देखें कि ये किस किस की पूजा करते हैं, क्या आराध्य देव हैं। तो इसके अंदर शिव, भैरव और दुर्गा, ये 3 महत्वपूर्ण देवी देवता जो हैं वो इनके आराध्य देव हैं। इसके बाद देखें अर्थव्यवस्था। तो साथियों, ग्रासियों की अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भाग है कृषि। दूसरा इसके अंदर आता है पशुपालन, और फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर गरासिया रहते हैं जिनके पास कृषि भूमि बहुत कम है, भरण पोषण नहीं होता है, तो वो लोग शिकार और वन उत्पादों को इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं, लकड़ी काटते हैं। और कुछ ग्रासिया जिनके पास भूमियां बहुत कम है और किसान हैं, तो अन्य किसानों के पास जो ग्रासिया जनजाति के लोग नहीं हैं, उन्नत कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण आदि हैं, जैन आदि हैं, उनके यहाँ मजदूरी करने भी जाते हैं और आसपास के कस्बे
और जो नगर हैं उनके अंदर भी मजदूरी करने के लिए ये लोग जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रासिया जो लोग हैं वो सामान्यतया कृषि या पशुपालन और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। सामूहिक कृषि को भावरी कहा जाता है। तो समूह के रूप में एक गांव के अंदर एक ही गोत्र के लोग रहते हैं और समस्त जो भूमि है सामूहिक रूप से जब खेती करते हैं तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं, भावरी के नाम से यहां पे जाना जाता है। इसके बाद देखें तो अनाज रखने, जो भी कुछ अनाज पैदा होता है तो एक मिट्टी की कोठरी ये बनाते हैं और मिट्टी की कोठरी को क्या कहते हैं, कोठी या सोहरी कहते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखिए, सोहरी इनकी अनाज रखने की कोठरी है। एक गुफा सी बनाते हैं गोल मटोल, उस गोल मटोल गुफा के अंदर कीपर से ढक्कन होता है, अनाज भर देते हैं और नीचे से एक छोटा ढक्कन होता है जिससे निकाल के ये लोग अनाज को पूरे साल भर खाते हैं। तो कीटों से बचाने के लिए, ईली सुलसुलियों से बचाने के लिए ये यहां पर सोहरी के अंदर अपना अनाज रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न पूरे हो जाते हैं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मैं और दे रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए, तेजी से हम लोग देखते हैं। तो जो मॉडल प्रश्न पत्र 2 है 2020 के लिए, एक मॉडल प्रश्न पूरा हमने हल कराया है। एक मॉडल प्रश्न आप लोग हल करिए, प्रैक्टिस करिए घर पर। तो इसके क्वेश्चंस को फटाफट देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम जो निर्देश हैं उनको तो आप पढ़ ही चुके हैं और आपके पेपर के जो पुराने पेपर्स आपके पास होंगे उसमें से आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे निर्देश हैं। तो इसके अंदर ये निर्देश आते हैं, इनको निर्देशों को विशेष रूप से पढ़ना है आपको, क्योंकि सही ढंग से हमको पेपर देना है। और ये क्वेश्चन नंबर हैं जिनके शब्द सीमा और अंक इसमें दिए हुए हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम इसके अंदर मानचित्र के भी प्रश्न हैं, जिन मानचित्रों को क्वेश्चन पेपर में से ही फाड़ करके और कॉपी के अंदर हमको लोकेशन लगा करके लगानी है। तो साथियों, पेपर में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है? इस संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो नाम बताना है कि कौन है इसका प्रतिपादक और मध्यम संकल्पना कौन सी है। ग्रिफिथ टेलर की नव निश्चयवाद है। चलिए, इसके अंदर एलन सी सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करो। सैंपुल की मानव भूगोल की परिभाषा देनी है जो पहले चैप्टर के अंदर है। अब इसके अंदर देखिए, एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार में उपयोग किया जाने वाला भाले के आकार वाला उपकरण का क्या नाम है? तो भाले के आकार के उपकरण का क्या नाम है, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया? तो ये किसने प्रतिपादन किया है ये हमको बताना है। चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितनी है, ये बतानी है। कितनी प्रतिशत है, वो प्रतिशत मात्रा हमको बतानी है। भारत में नगर और महानगर में न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? जनगणना के आधार पर, परिभाषा के आधार पर जो नगरों की सीमा बता रखी है कि नगरों के अंदर इतनी और महानगर के अंदर इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, वो हमको बतानी है। इसके बाद देखें, विश्व के अंदर व्यस्ततम जल परिवहन नदी कौन सी है, ये हमको बताना है। और वह किस महाद्वीप के अंदर स्थित है, ये भी हमको बताना है। इसके बाद देखें, रूस के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की यात्रा के लिए किस रेल मार्ग का चयन हम करेंगे, ये हमको बताना है। उस रेल मार्ग का नाम है तो वो बताना है। इसके बाद देखिए, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, ये हमको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारक बताने हैं हमको कि किस कारण से मुंबई पुणे औद्योगिक जो क्षेत्र है वो विकसित हुआ है प्रदेश। 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत उत्पादन गृह कहां स्थापित किया गया? तो पहला विद्युत उत्पादन गृह, और वो भी जल विद्युत उत्पादन गृह का बताना है हमें। इसके बाद ध्वनि को मापने के लिए की इकाई का नाम लिखिए। तो ध्वनि को मापने की इकाई हमको बतानी है, ये हमको देखना है। इसके बाद देखिए, सघन एवं संयुक्त ग्रामीण अधिवास में क्या अंतर है, यानी ग्रामीण अधिवास के प्रकारों में यह आपको मिलेगा, तो इसको आप लिखिएगा। इसके बाद देखें, ये 13 प्रश्न जो थे वो 20-20 शब्दों वाले थे। अब 14वां प्रश्न आ रहा है जो 60 शब्दों में देना है उत्तर। तृतीयक व्यवसाय से क्या अभिप्राय है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो टर्शरी मानव व्यवसाय के बारे में लिखना है और 2 उदाहरण भी देने हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में नगर रणनीति की कोई 4 प्राथमिकताएं लिखिए। तो नगर रणनीति की जो प्राथमिकताएं हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, जैसे स्मार्ट सिटी आदि की संकल्पना उसमें डाली गई है, तो वो चीजें अपन को इसमें लिखनी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सहत एवं प्रकीर्ण, सहत शब्द समझ में नहीं आया तो सघन इसका होगा। आप इंग्लिश का टर्म भी देख लें। बस्ती के मध्य कोई 2 अंतर बताने हैं हमें विस्तार से। चलिए आगे चलते हैं।
पश्चिमी यूरोप एवं उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में व्यापार हेतु कोई 4 अनुकूल दशाएं बताई हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर है, तो इसका 4 विशेषताएं हमको बतानी है, अनुकूल दशाएं बतानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अरावली क्षेत्र के विकास हेतु 4 सुझाव लिखिए। तो 4 सुझाव हमको देने हैं विस्तार से। अगला प्रश्न देखें, आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, समझाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए किस तरीके से आधुनिक जीवन शैली उत्तरदायी है हमको बताना है। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, ए प्रदेश का क्षेत्रफल 880 वर्ग किमी है, वर्ग छूटा हुआ इसमें, वर्ग किमी है, वह जनसंख्या 1,85,630 है। उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होगा, यानी जनसंख्या घनत्व हमको बताना है। अगला प्रश्न देखें, भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, सचित्र वर्णन लिखिए। तो इसमें सचित्र वर्णन बताना है प्रकारों का। इसके बाद देखें, दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नांकित पत्तनों का अंकित कीजिए। यानी जो हमको मानचित्र दिया गया है वर्ल्ड का, जो रेखा मानचित्र दिया गया है उसके अंदर लंदन, मास्को, न्यूयॉर्क और दिल्ली का पॉइंट लगा करके उनके नाम लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में लौह इस्पात केंद्रों को अंकित कीजिए। तो 4 लौह इस्पात केंद्र दिए हुए हैं, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो। इनका भी मानचित्र के अंदर जो भारत का मानचित्र है उसमें अंकन करके नाम लिखना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनन क्षेत्रों को दर्शाइए। तो ये खनन क्षेत्र हैं, खेतड़ी, खोदरीबा, नीम का थाना और गुलाबपुरा। तो ये ज्यादातर तांबे के खनन क्षेत्र हैं, तो इसको हमको दिखाना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के मैदानी प्रदेश में, ये सोच शब्द का प्रश्न आ गया है, सी सेक्शन वाला। तो भारत के मैदानी प्रदेश में अधिक जनसंख्या घनत्व के कोई 3 कारण लिखिए। तो विस्तार से इसके कारण बताने हैं और मैदानी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व क्यों है इसके बारे में हमको 100 शब्दों में लिखना है। अब अगला प्रश्न है, नगरीय अधिवासियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो नगर के अंदर अधिवास से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं ये हमको बताना है। इसके बाद देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इन संकल्पनाओं ने भारतीय औद्योगिक विकास में कैसे मदद की है, इसके बारे में हमको बताना है कि भारतीय औद्योगिक विकास उदारीकरण के बाद, निजीकरण के बाद में और वैश्वीकरण के बाद में कितनी तेज गति से बढ़ा है। तो 1991-92 के बाद में से लेकर के अब तक का औद्योगिक विकास के बारे में हमको बताना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। तो ये खंड जो है डी का प्रश्न है और 250 शब्दों में हमको इसका उत्तर देना है कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताओं और विभिन्न देशों में प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो इस तरीके से हमको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत में कपास अथवा चाय की कृषि का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। आवश्यक भौगोलिक दशाएं बतानी है, कपास या चाय एक ही बताना है। उत्पादन व वितरण क्षेत्र, कितना उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्यों में और कहां पर होता है उत्पादन, और उत्पादक क्षेत्र व व्यापार के बारे में भी लिखना है। हमारा अंतिम और 30वां प्रश्न देखें दोस्तों। तो राजस्थान में भील जनजाति का निम्नांकित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। ए देखें, निवास क्षेत्र, दूसरा आवास गृह, सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियां। इन 4 पॉइंटों के तहत हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और अब है हमारा इसी का अथवा प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई क्यों आवश्यक है और राजस्थान में किसी एक वृहद सिंचाई परियोजना का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से ये मॉडल प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इसके उत्तर लिख करके समय सीमा के अंतर्गत अपने उत्तर लिख करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जिन लोगों ने मानचित्र बनाकर और फ्लो चार्ट बना करके आंसर देंगे तो निश्चित रूप से पूरे में से पूरे मार्क्स आपको आएंगे और आप मेरिट में भी आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप सभी के मेरिट आए। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।